सबसे पहले बात करेंगे गुलकारा मीशा शफी की, जिन्होंने हत्या इज्जत के दावे पर समाअत करने वाले जज पर एतराज़ उठा दिया है। कहा मुअज़्ज़िज़ एडिशनल सेशन जज जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने गवाहान को जवाबात देने में मुआवनत की और उनके वकला पर बिला वजह बरहम भी हुए। केस दूसरे जज के पास मुंतकिल किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। मीशा शफी ने केस मुंतकली की दरख्वास्त सेशन जज लाहौर के पास जमा करवा दी। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद गुलकार अली जफर की हत्या इज्जत की दरख्वास्त पर 6 माह से समाअत कर रहे हैं। सेशन जज लाहौर की अदालत में अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस की समाअत। मीशा शफी ने एडिशनल सेशन जज से समाअत तब्दील कराने के लिए सेशन जज को दरख्वास्त पेश कर दी। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद गुलकार अली जफर और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मीशा शफी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुअज़्ज़िज़ एडिशनल सेशन जज शकील अहमद जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने गवाहान को जवाब देने में मुआवनत की और उनके वकला पर बिला वजह बरहम भी हुए। केस की समाअत दूसरे जज के पास मुंतकिल की जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। बाद एडिशनल सेशन जज की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। मीशा शफी के वकला ने समाअत तब्दील कराने की दरख्वास्त की नकल अदालत में जमा करवा दी और बताया कि सेशन जज 8 मई को दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली। मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस में गुलकार अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि मीशा शफी ने उन पर जिनसी हरासानी के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं। अदालत उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने की डिग्री जारी करे। गुलकार अली जफर ने एक बयान में कहा कि मीशा शफी राह फरार इख्तियार न करें, अदालतों का सामना करें और नुकसान का अजाला करें। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ का सामना न करना और ट्विटर अकाउंट बंद करना उनके लिए मददगार साबित नहीं होगा। यूनिलीवर पाकिस्तान ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नामजदगियों पर एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कहा है कि यूनिलीवर पाकिस्तान अपने और अपने ब्रांड से मुतालिक बेज़ाब्ती के इल्ज़ामात को संजीदगी से लेता है। यूनिलीवर पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नामजदगियों का फैसला शोबिज़ इंडस्ट्री की मोतबर शख्सियात पर मुश्तमिल ज्यूरी करती है। अवार्ड ज्यूरी का इंतखाब आज़ाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है, जिसके मामलात में लक्स स्टाइल अवार्ड्स और यूनिलीवर पाकिस्तान की कोई मुदाखलत नहीं होती। यूनिलीवर अली जफर और मीशा शफी के केस से आगाह है। लीगल मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से इस बारे में कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रनाला खुर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हाउसिंग प्रोग्राम मुश्किल है, आसान होता तो पिछली हुकूमतें बना चुकी होती। ये मुश्किल काम हमारी हुकूमत करेगी, आसान काम तो वो कर चुके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मुश्किल माशी हालात हैं, फिर भी 50 लाख घर 5 साल में बनाएंगे। घर हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर तामीर करेगा। कच्ची आबादियों में फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। देखें, मियां महमूद ने कहा कि ये मुश्किल है। मियां साहब, अगर ये मुश्किल ना होता तो ये पिछले 10 साल में जो 2 हुकूमतें आई थी ये बना चुके होते। ये मुश्किल काम सारे इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेगी। आसान काम वो कर चुके हैं। ये जो हमारे 50 लाख घर हैं ये बनाएगा ही प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तो सिर्फ मदद करेगा। हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर की मदद करना। बनाएगा प्राइवेट सेक्टर और इसमें नौजवानों को ज़बरदस्त मौका मिलेगा कि वो अपनी छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाएं और उनको रोज़गार मिलेगा इससे। अभी तक हमारी शहरों के अंदर कच्ची आबादियां हैं। आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। और अगर जो है वो उनके खिलाफ फैसला आए तो फिर वज़ीर आज़म खामोश है। ये वज़ीर आज़म ने मियाँ नवाज शरीफ की बेल के फैसले से जो 3 दिन पहले तक जिस किस्म की हर्जा सराई उसने की है हर जगह पे, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? ये अदालतों को जो है वो यानी प्रेशराइज करने और ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं है। मरियम नवाज साहबा के बारे में मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा को पहली बार मुस्लिम लीग को अहम मौका दिया गया है। क्या ये समझा जाए कि मरियम नवाज साहबा अब दोबारा एक्टिव रोल प्ले करेगी? देखिए, मरियम नवाज साहबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पहले भी एक एक्टिव रोल प्ले किया है और अब जब तंजीम साजी हुई है
तो उसमें उन्हें नायब सदर का अहदा दिया गया है। उनकी शख्सियत पार्टी के लिए एक सरमाया है और उनके सरगर्म होने से पार्टी को तक़वियत मिलेगी, कारकुनों में भी जोश और जज्बा आएगा। तो हम वेलकम करते हैं उन्हें पार्टी की तंजीम के अंदर। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ी ताख़ीर हुई है मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी में, लेकिन अब ये मुकम्मल हो गई है और आपने देखा कि तंजीम 24 घंटे के अंदर इज़ एट वर्क। और हमने 24 घंटे में पहला तंजीम साजी का इजलास लाहौर के अहदेदारों के साथ किया है, क्योंकि लाहौर कई लिहाज से, सियासी लिहाज से पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और ये हमारा मरहला जो हमने शुरू किया है, इसके तहत हम तमाम सूबों के अंदर जाएंगे, तमाम डिवीज़न्स के अंदर जाएंगे, तमाम इज़ला के अंदर जाएंगे। और मैं ये बात बहुत एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का एक असासा है। ये पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत और आवाम की हुक्मरानी की आवाज़ का एक बहुत बड़ी उसकी ताकत है। और ये वो जमात है जिसके पास इक्तसादी विजन है। 5 साल मुस्लिम लीग नून के जो गुजरे हैं, उसमें जो मुल्क के अंदर तरक्की हुई है, उसको अगर पिछले 25 सालों से कंपेयर किया जाए तो हमारे 5 साल उसमें भारी हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी, जितनी तवानाई के मंसूबे लगे। आप मुझे बताइए, जिस दिन से 1 अप्रैल 2018 को जब गैर कानूनी तौर पे तरक्याती बजट बंद किया गया ताकि हमें इलेक्शन में परेशान किया जाए, प्री पोल रिगिंग का हिस्सा था वो, 1 अप्रैल 2018 के बाद से मुल्क में किसी किस्म की कोई तरक्याती सरगर्मी नहीं हो रही। तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीमार हो गए हैं, सिक हो गए हैं, उनको फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। यूनिवर्सिटियों के लिए 50% से ज़्यादा कटौती लगा दी गई है और यूनिवर्सिटियों को कहा जा रहा है कि आप फीसें बढ़ाएं, आप बच्चों से पैसे ज़्यादा चार्ज करें और अपना खर्चा पूरा करें। मुझे ये बताएं कि क्या गरीब नौजवानों का इस मुल्क में तालीम हासिल करने का हक नहीं है? हमने यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट बजट 13 अरब से बढ़ा के 47 अरब किया था, उसको फिर घटा के 25 अरब कर दिया गया है। तो किसी भी शोबे में मुल्क आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है और हमने इस मुल्क को बचाना है। सर, बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई कानून साजी पंजाब में की गई है और उसके लिए 1 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ये बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है और जमहूरियत के ऊपर हमला है। इसको चैलेंज कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि चूंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो ये कबल वक्त है। जो ही हुकूमत पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेगी, इसको दोबारा चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इन इदारों को 5 साल के मैंडेट पे मुंतखब किया गया था। और ये लॉ का बुनियादी नुक्ता है कि कोई कानून अगर आपका एक हक बना दे, उस हक को आप छीन नहीं सकते। इन इदारों का 5 ईयर मैंडेट एक कानून के जरिए था जो राना सनाउल्लाह साहब के ज़माने में असेंबली से पास हुआ था। अब उस हक को घटाया नहीं जा सकता, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। और आपने देखा हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून की ताकत ख़त्म कर दी है, जिससे साबित होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की टीम इन हो गई है और मियां शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून से बेदखल कर दिया गया है। और मियां शहबाज शरीफ साहब की टीम का आदमी हूं, मैं खड़ा हुआ आपके सामने। अच्छा, बात सुने, ये टीम जो है ये मियां शहबाज शरीफ के सिग्नेचर से इन हुई है। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है और इसके ऊपर एक जुमला और सुन लें। और मियां शहबाज शरीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ के टीम के ओपनिंग बैट्समैन है। अच्छा जी, ये भी है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्योंकि जो पुरानी
तंजीम है वो तो बरकरार है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो 27 मेंबरान है उसमें चौथे नंबर पे चौधरी निसार अली खान है। अभी तक वो पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं। आप लोग भी कहते हैं क्या उनसे कोई राब्ता किया जाएगा या उनसे किया जाएगा, राब्ता किया जाएगा? आप तो कहते हैं कि वो आ जाएं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। क्या उनको मनाने के लिए कुछ इस तरह की राय है? क्योंकि अभी आज भी वो चौथे नंबर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये कोई पार्टी का तंजीमी या कोई अदरवाइज जो है वो मसला नहीं है। ये इसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी बात सुन ले। ये पहला मरहला था रीऑर्गेनाइजेशन का। अभी सेंट्रल वर्किंग कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और राज्य कमेटी ये सब रीऑर्गेनाइज हो। इससे ज्यादा आप इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक टेन्योर पोस्ट है। IMF के कहने के ऊपर उसे जबरदस्ती या रिजाइन करवाया गया है। ये चीजें जो है ये ज्यादा परेशान कौन है? किस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, किस तरह से IMF के नौकर जो हैं उनको इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये सुने जरा, पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ था IMF के पैकेज के साथ कि IMF के कहने पे वजीर खजाना और IMF के कहने पे गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाए और चेयरमैन FBR लगाया जाए। पाकिस्तान को इस हुकूमत ने IMF की कॉलोनी बना दिया है। बदकिस्मती से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया है और इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करेंगे असेंबली के अंदर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में पहला रोज़ा पीर को होगा या मंगल को? रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास अपने अपने मुतल्लिका इलाकों में होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या इम्कानात हैं? जी, कल हम अहले पाकिस्तान जो हैं उन्हें चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं और ये बात महकमा मौसमियात की तरफ से बताई गई है। कल रुयत हिलाल के लिए जो मरकजी और जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर में होंगे। मरकजी कमेटी का इजलास जो है वो कराची में होगा, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने इलाकाई दफातर में होंगे। ताहम महकमा मौसमियात हमें ये बता रहा है कि गरूब आफ्ताब के बाद कराची में चांद की उम्र 5 मिनट, कोयटा में 2 मिनट, लाहौर में 0 इसका दौरानिया होगा, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में चांद देखने का दौरानिया -1 मिनट होगा। इसलिए और इसके अलावा मुल्क भर में मतला जो है वो भी अबर आलूद होगा। इसलिए कल हम शायद चांद देखने से महरूम रहें और महकमा मौसमियात ये पेशगोई करता है कि तवक्को की जा सकती है कि कल चांद नजर नहीं आएगा और इसलिए पहला रोजा जो है वो मंगल के रोज होगा। ताहम इस हवाले से हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, आपने अपडेट किया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि जो लोग अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उन्हें ला रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की तैनाती आज हो जाएगी। उनका कहना था कि IMF से मुलाकात में सूबाई वज़राए खजाना ने तजावीज़ दी हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात में मुआशी आदाद शुमार दिए गए। टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने पर IMF से बात हुई है। रज़ा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए वजारत खजाना ये बताते हैं रज़ा बाकर मिस्र में IMF के सरबराह हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी हुक्काम रज़ा बाकर से रब्ता उनका हुआ है। ज़राए वजारत खजाना ये भी बता रहे हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की टीम गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे के लिए दीगर शख्सियात से भी राब्ते में है। कराची में आटा महंगा कर दिया गया। फ्लावर मिल्स ने आटे का 10 किलो का थैला 15 रुपए महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 355 से बढ़ाकर 370 रुपए का कर दिया गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम महंगी होने से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। रियाज एनडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने 1.5 रुपए पर किलो आटे को बढ़ाया है, जिसमें 2.5 नंबर आटा भी है, फाइन आटा भी शामिल है
और वजह जो आपने बताई कि गंदम की कीमत 300 रुपए महंगी करके 3,300 रुपए मन कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई एंड प्राइसेस के जो वजीर हैं सिंध के इस्माइल राहुल साहब, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि गंदम की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, ये मनमानी की गई है और अगर रेट बढ़ाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सूरत हाल ये है कि रमजान से पहले ये कोशिश की गई थी जिसके ऊपर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया है। ना देखना यह है कि अवाम ₹1.5 महंगा खरीदती है या सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पर बहरहाल ये जो देखना है कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया रियाजन डी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि रमज़ान से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़्यादती और जुल्म है। इमरान साहब पहले अवाम के मुंह से रोटी छीनी, अब रमज़ान से पहले पेट्रोल महंगा करके चूल्हे बंद कर दिए। हुकूमत 9 माह में अपने वादे के मुताबिक सिर्फ अवाम की चीखें निकलवाने में कामयाब हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शादी के लिए लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल करार देने पर जोर दिया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और तुर्की में शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। क्या ये मुसलमान मुल्क नहीं है? बिलावल ने कहा सिंध में शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। वहाँ हमने देखा कि किस तरह कानून की वजह से 10 साल की लड़की से शादी को रोका गया। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी की वजह से ज़चगी के दौरान हर 20 मिनट में एक लड़की हलाक हो जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में फ्लावर आर्ट सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम फूलों की तज़ीन व आराइश का अनोखा मुकाबला हुआ, जिसमें ख़वातीन शुरका ने फूलों को प्यारे वतन समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौमी परचमों के रंगों की मुनासबत से इंतहाई महारत के साथ आरास्ता किया। अमीन हफीज़ इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। फूल कुदरत का ऐसा शाहकार जिनके रंग और खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। लाहौर में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की नवीन सैयद ने सब्ज़ हलाली परचम के रंगों की मुनासबत से फूलों को इस अंदाज से मुज़य्यन किया कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। फूल वैसे ही इतने खूबसूरत होते हैं और अगर मुल्कों के झंडों के रंग में मैं अपने डिज़ाइंस को इंटरप्रेट करूं तो वो और भी खूबसूरत लगते हैं। आर्टिस्टों ने फूलों को नारियल पैदा करने वाले ममालिक श्रीलंका, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड और फिलिपाइन के कौमी परचमों के रंगों की मुनासबत से खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया। मुझे बचपन से ही फूलों के साथ खेलने का बहुत शौक़ था और अगर बच्चियों में ये शौक़ हो तो उनके घर से अंदाज़ा होता है कि कितना खूबसूरत वो सज जाता है। फूलों को नित नए डिज़ाइंस में बनाने के नए नए तरीके सीखे। इस एज ग्रुप में रिलैक्सिंग आपका जो है वो बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है अगर हम ये फ्लावर्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को मैक्सिमम इन्वॉल्व रखें। मुख्तलिफ ममालिक के कौमी परचमों के रंगों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत गुलदस्ते फ्लोरल आर्ट माहिरीन की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।